अगर पेंडुलम के स्ट्रिंग की लंबाई को उसके ओरिजिनल लेंथ के हाफ के बराबर कर दिया जाए तो इसके असरात टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर क्या होंगे? सो द आंसर इज पीरियड ऑफ पेंडुलम इज गिवन बाय, यानी कि टाइम पीरियड t इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में l का ताल्लुक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से है। नाउ अगर स्ट्रिंग की लंबाई को हाफ के बराबर कर दिया जाए then the time period of new pendulum is t1 equals 2 pi square root of l divided by 2g। this is our equation number 2। इस इक्वेशन में हमने l की जगह l divided by 2 पुट किया है। so dividing equation 2 by equation 1 we get t1 divided by t equals 2 pi square root of l divided by 2g whole divided by 2 pi square root of l divided by g। यहाँ पर like terms cancel हो रहे हैं and the next step is t1 divided by t equals 1 over 1 divided by square root of 2, which implies t1 is equal to t divided by square root of 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रिंग की लंबाई को हम कम करते जाएंगे तो टाइम पीरियड भी कम होता जाएगा। अब बारी आती है फ्रीक्वेंसी की। जैसा कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी f बराबर है 1/t के, तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। और नए पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू 1/t1 के बराबर है। And this is our equation number 4. Dividing equation 4 by equation 3, we get f1 divided by f equals 1/t1 whole divided by 1/t। यानी f1 और f के वैल्यूज़ को हमने पुट किया है। तो यहाँ से हमें f1 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू t डिवाइडेड बाय t1 के बराबर आती है, विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर 5। जैसा कि हम जानते हैं कि t1 डिवाइडेड बाय t इक्वल्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इम्प्लाइज अगर t1 डिवाइडेड बाय t 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है तो t डिवाइडेड बाय t1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी इसका रेसिप्रोकल है। इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज f1 divided by f is equal to square root of 2। यहाँ से अब f1 बराबर है square root of 2 multiplied by f। so it means कि स्ट्रिंग के लेंथ को हाफ कर देने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बाय फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 2। अगर एक थिन रोप का अपर एंड विजिबल ना हो तो उसकी लंबाई को कैसे नापा जाएगा? द आंसर इज टाइम पीरियड के इक्वेशन को यूज़ करके रोप की लंबाई को नापा जा सकता है। तो इसके लिए एक स्मॉल मास रोप के साथ अटैच करते हैं और फिर उसे हरकत में लाएंगे ताकि हम टाइम पीरियड मालूम करके लेंथ को मेजर कर पाएँ। हमारे पास टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन गिवन है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। वी नीड l, तो इसके लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होते हैं, which means t square is equal to 4 pi square l divided by g। g को हम t square के साथ मल्टीप्लाई करते हैं
So finally we get the value of L, which is T square G divided by 4 pi square. Now putting the values of T, G and pi, we can determine the length of the rope. शैलो और डीप वाटर के बाउंड्री पर वेव्स रिफ्रैक्ट क्यों होते हैं? इसका जवाब ये है, वेव्स की रिफ्रैक्शन तभी होती है जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होते हैं। यहाँ पर शैलो और डीप वाटर दोनों की डेंसिटीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दैट इज़ वाई waves refract at the boundary of shallow and deep water. अगर ओपनिंग को स्मॉल रखा जाए तो डाइफ्रैक्शन पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? The answer is डाइफ्रैक्शन का ताल्लुक वेव्स के बेंडिंग से है और वेव्स तभी बेंड होते हैं जब इनको एक स्मॉल ओपनिंग में से गुजारा जाता है और बेंडिंग डिपेंड करती है ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ और साइज ऑफ द ओपनिंग पर। अगर ओपनिंग वेव्स के वेवलेंथ के मुकाबले में लार्ज हो तो बेंडिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो जाती है। तो जितना हम ओपनिंग को स्मॉल करते जाएंगे बेंडिंग भी विजिबल होती जाएगी।